हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, जैसे कि इससे पहले हमने देखा है कि अगर दो चार्जेस को सेपरेशन पे रखे हैं तो वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो अगर एक हमारे पास सिस्टम दिया है जिसमें दो चार्जेस है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम दो चार्जेस होना जरूरी है, तो उस सिस्टम पर वो चार्जेस एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फोर्स वर्क डन भी कर सकता है। अगर इन दोनों में से कोई चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन भी करेगा। आपने वर्क डन जानते हैं आप क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम मेरे पास है चार्ज का जिसमें दो चार्ज अवेलेबल है और ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये चार्ज मूव करता है या फिर ये चार्ज मूव करता है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब ये चार्ज डिस्प्लेस होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, वर्क डन करेगा। ठीक है, अब ये वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लेके आता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं पहले आपको 11th के कुछ बेसिक्स रिकॉल कराता हूँ जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिए। अगर आप ये बेसिक सही से समझ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेहद आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। आपने 11th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होती है। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वो सिंपल से ही कहती है कि किसी भी सिस्टम पर जितने फोर्सेस लगते हैं, कोई भी सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, उस पर जितने फोर्सेस लगते हैं उन सब फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। सिंपल सा इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर कोई फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, देखिए या तो फोर्स उसके मोशन को फेवर करेंगे, ठीक है, या उसके मोशन को अपोज करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। राइट, तो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो उस मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर फोर्स लग रहा है और मोशन को सपोर्ट कर रहा है तो मतलब उस बॉडी या पार्टिकल को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, और अगर अपोज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल को डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो दोनों ही केस में क्या होता है, उस सिस्टम की या हम कहें कि जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसकी आपकी जो स्पीड है वो या तो बढ़ेगी या घटेगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई, या तो स्पीड बढ़ जाएगी या स्पीड घट जाएगी। तो इसका मतलब जब भी फोर्स किसी सिस्टम में काम करते हैं तो वो बॉडी को एक्सेलरेट करा सकते हैं, डी एक्सेलरेट करा सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वरना फोर्सेस का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि उन फोर्सेस का जो वर्क डन होगा अगर वो उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। बस ये कहा कि किसी भी सिस्टम पर जो फोर्सेस लगते हैं और वो जो वर्क डन करते हैं फोर्सेस, वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि या तो वो सिस्टम की स्पीड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, राइट, तो यही आपका इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया गया था। मतलब मोटा मोटा याद करने के लिए मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब हमें वर्क डन किन किन फोर्सेस का होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखने। तो देखिए, वर्क डन यहाँ पे तीन तरह के फोर्सेस का आप लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। राइट, तो जो वर्क डन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन और एक एक्सटर्नल एजेंट्स के। ठीक है, जो भी एक्सटर्नली फोर्स काम कर रहे हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस
आपके ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक पाथ आपने ये लिया, पाथ वन, और इसमें हम कह देते हैं कि वर्क डन हुआ W1 अगर आप इस पाथ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं। और अगर आप ए से बी तक ये सेकंड पाथ से जाते हैं तो W2 वर्क डन होता है। और अगर आप ये थर्ड पाथ हमने ले लिया, ए से बी इस पाथ से जाते हैं, ठीक है, तो W3 वर्क डन होता है, राइट। तो अब देखिए 3 डिफरेंट पाथ है। अगर ये तीनों वर्क डन सेम हो जाए, W1, W2, W3, ठीक है, इसका मतलब सेम इनिशियल पोजीशन से सेम फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए अगर आप डिफरेंट पाथ भी लेते हैं, ठीक है, और इन पाथ में जो वर्क डन हो रहा है, जो भी फोर्स काम कर रहा है, उनका जो वर्क डन हो रहा है, जैसे यहां W1 हो रहा है, W2 हो रहा है, W3, अगर ये तीनों इक्वल है तो सिस्टम पर जो फोर्सेस प्रेजेंट है वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये वर्क डन किन फोर्सेस का है? कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। आप वहां कैसे पहुंचे इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। इसके एग्जांपल क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस के? एक्सक्यूज मी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये भी 11th में आपने पढ़ा है। और अब हमारा जिसके कारण हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं आप इसे, ठीक है, और आपका इलास्टिक फोर्स जिसे हम स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 फोर्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। आप स्प्रिंग में लगाते हैं ना इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो वो भी आपका कंजर्वेटिव में ही लेते हैं। अब देखिए ये क्योंकि आपका वर्क डन, इनका जो वर्क डन है इन फोर्सेस का, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इन फोर्सेस के साथ जो एनर्जी एसोसिएट करती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि इनका वर्क डन किस उसमें जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। क्यों जाएगा? इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की एक बार डेफिनेशन पे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? किसी सिस्टम की स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो सिस्टम पे एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ सिस्टम की स्टेट, उसका कॉन्फ़िगरेशन, इनके लिए जो मतलब एनर्जी उस जिसके कारण वो सिस्टम के वो कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन है, ठीक है, वो पोजीशंस पार्टिकल की मेंटेन है, वो एनर्जी, ठीक है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वर्क डन है वो भी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो केवल और केवल जो एनर्जी एसोसिएट करती है वो कौन सी एनर्जी एसोसिएट करती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि सिस्टम का अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, राइट, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, और वो एनर्जी आपका किससे एसोसिएट करती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस से एसोसिएट करती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी 11th में। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और यहां आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में हम लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं, जो स्टोर होता है, ठीक है। अब इसका रिलेशन भी हम बताएंगे आपको कि कैसे ध्यान रखना है। आप इसे ध्यान रखने के लिए बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको ये याद हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट करेगी? पोटेंशियल एनर्जी, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या स्प्रिंग फोर्स हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है देखिए, जिसे आप याद रखेंगे। मान लीजिए आप बाजार गए और आपके पास 10 रुपया था जेब में, ठीक है। इसको हम आपकी बोल देते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आपके पास 10 रुपया था, आप बाजार गए, ठीक है, 10 रुपया लेके, राइट। आप बाजार से वापस आते हैं, आपने अपनी जेब में दोबारा पैसा काउंट किया, 8 रुपीज़ बचा, ठीक है, 8 रुपया बचा है, राइट। तो अब कोई आपसे पूछे आपने कितना खर्चा किया, तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे यू इनिशियल माइनस
यू फाइनल कितना जेब में था और कितना बचा, तो आप कहेंगे इतना, ठीक है, राइट। तो यानी कि 10 - 8 = 2, तो इतना खर्चा किया आपने, ठीक है, ये आपका खर्चा हो गया। तो अगर हम इसको एनर्जी के टर्म्स में देखें, UI - UF, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, ठीक है, या कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो एनर्जी एसोसिएट करती है वो कौन सी एनर्जी करती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जब आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम अगर देखें यहाँ पर, जैसे हमने कहा UI - UF = WC, ठीक है, ये आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो अगर आप इसे चेंज में बदलते हैं तो आप इसे क्या लिखेंगे, WC - UF - UI, ठीक है। ये तो हुआ कि खर्चा निकालना था, तो जितना आपके पास पहले था उसमें और जितना बचा वो माइनस करके आपने बताया कितना खर्च किया, ठीक है। तो ये खर्च 2 रुपीज हो गया, तो ये खर्च मेरा वर्क डन हो गया। और किसका वर्क डन हो गया, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस से ही पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करती है। इसको बैठा लीजिए बस दिमाग में। तो आपने देखिए खर्चा करने के लिए UI - UF = WC निकाला, ठीक है। लेकिन जब हम चेंज लिखते हैं तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखने के लिए यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए WC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स = -del U हो गया, ठीक है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स = नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको बैठा लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है, ये आपके दिमाग में रहेगा। और कैसे याद रखोगे कि भाई मेरे पास 10 रुपया था, मैं बाजार गया और उसके बाद आने के बाद चेक किया 8 रुपीज बचा, तो किसी ने पूछा कितना खर्चा किया, तो मैंने 10 - 8 कर दिया, वो क्या गया 2, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन जब आप चेंज लिखते हैं तो चेंज लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, और खर्चा कितना करके आए वो निकालने के लिए आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया था। तो ये माइनस साइन जब हम कॉमन लेते हैं यहां से, ये ऐसे लिखा जाता है, इसलिए -del U आता है। तो कभी भी आप लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, मैकेनिक्स में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि इनका जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, राइट। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम पे लौटते हैं। अब देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको तो याद रखिए हमेशा, ठीक है। तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर ये वर्क डन इक्वल नहीं होते हैं, अगर W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3 होता है, ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, जैसे फ्रिक्शन हो गया जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जैसे दे देते हैं 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये आप सिस्टम पे आपने 5 न्यूटन अलग से लगा दिया, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को भी यहां पे समझ लीजिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई नहीं ले रहे हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं बस, और एक्सटर्नल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हम लोग यहां पर। दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हम लेंगे, 0, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर है पार्टिकल रेस्ट में, फिर इसको उठा के यहां रख दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है स्टडी अबाउट द चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो आप जब भी समझेंगे इनको, आप एक ये पोजीशन हो गई, फिर उठा के यहां रख दिया, ये वाली पोजीशन हो गई, तो यहां भी रेस्ट में थे चार्ज और यहां भी रेस्ट में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 जब इनको स्टडी करते हैं, तो इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहां पर एक चीज और निकली, देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचे, WC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा यहां पर। तो इससे क्या निकल आया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू -W एक्सटर्नल, ठीक है। यानी कि जितना कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेंगे
तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेंगे वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। देखो WC इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहां पर देखिए WC को आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? माइनस डेल यू, सीखा हमने भी यहां पर, देखिए यहां सीखा W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू। तो आप देखिए माइनस डेल यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे क्या निकला? इससे हमारा निकल गया कि डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो यानी कि आप जितना वर्क डन करेंगे सिस्टम पर वो भी किसके इक्वल होगा? आपका वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। तो अगर काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कंडीशन इसकी क्या है? अगर सिस्टम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसको ध्यान रखिए, ठीक है, राइट। तो ये हमने यहां पे, ठीक है, कंक्लूड कर लिया। अब मोटा मोटी ये दो बेसिक हो गए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको ध्यान रखना है आपने। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। बस इसी से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ लेंगे इसको, ठीक है। बस इनको ध्यान रखना है आपने, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब आप बेसिक्स आपके कनेक्टिंग होंगे एक बार, अगर वो सही जगह से तरीके से कनेक्ट हो गए, सही तरीके से अलाइन हो गए, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे और यही बेसिक्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और देखिए कितनी आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं डेरिवेशन। तो हमने एक सिस्टम लिया, यहां पर ये पॉइंट ए है और यहां पर एक चार्ज ले लिया Q1 और इसको मैंने कर दिया फिक्स, ठीक है। अभी बताता हूं फिक्स क्यों किया है इसको। दूसरा चार्ज मान लीजिए इनिशियली बी पॉइंट पर था यहां पर, ठीक है, वो चार्ज था Q2, राइट। अब मैं इस Q2 को यहां C तक लेके जाना चाहता हूं, तो ये जो सेपरेशन दिया है ये मुझे R1 दिया है यहां से यहां तक, और ये सेपरेशन मुझे दिया है R2, ठीक है, राइट। अब यहां पर Q1 चार्ज था, यहां इनिशियली Q2 चार्ज था ऐसे, ठीक है, और ये सेपरेशन R1 है इनिशियली, और मैं इसको कहां, यहां से अब कहां लेके जाना चाहता हूं Q2 को? C पॉइंट तक, जो R2 डिस्टेंस पर है Q1 से, ठीक है। अब देखिए यहां इसको फिक्स इसलिए किया क्योंकि मैं इसको मूव कराऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं ये मूव करे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया यहां पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सारा वर्क डन इस पे निकालेंगे, राइट। तो इसकी पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया यहां ए पर। अब हम किसको मूव करेंगे? केवल Q2 को। तो अब देखिए इसको हम यहां से यहां लेके जाना चाहते हैं, तो हमने बीच में ही मान लिया कि ये पॉइंट आपका हो गया B। मान लीजिए कि यहां ये किसी पॉइंट पर था Q2 चार्ज, ठीक है, जो यहां से यहां तक किसी टाइम पर R डिस्टेंस पे था। जब हम इसको लेके जा रहे थे तो हमने एक पोजीशन ले ली किसी टाइम पर कि ये R पोजीशन पे था A से, ठीक है, इनिशियली R1 पे था ये, ठीक है, ये पहले इनके बीच में सेपरेशन R1 था। अब किसी टाइम T पर ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन R है, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज जब यहां पर है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को अगर मैं P ले लूं, तो इस P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस चार्ज के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1, ठीक है। तो Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, क्योंकि ये
P पॉइंट इससे Q1 से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चार्ज रखा है, Q2, ठीक है। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1/r² इंटू Q2, ठीक है। भाई F क्या होता है, F यहां पर क्या होगा, F यहां पर होगा Q2E, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 चार्ज रखा है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 1/4πε0 Q1/r² इंटू Q2, ठीक है, राइट। तो अब आप यहां पर देखिए कि अगर मैं कहूं कि वो यहां से ये इतना, ये Q2 चार्ज dr डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैंने dr ले लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा उस टाइम पर, देखें तो देखिए बड़ा सिंपल है निकालना। मान लेते हैं स्मॉल वर्क डन। अब ये वर्क डन कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो DWC कितना आ जाएगा, F डॉट dr, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखिए जब भी आप कोई बेसिक 11th का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा प्रॉपर लिखिए, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है बच्चे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सीधा कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ये सब नहीं यूज करते हैं, ये गलत तरीका होता है। इससे ही आपके क्या होता है, आपकी एनालाइजिंग पावर वीक हो जाती है। तो जो बेसिक जैसा होता है उसे वैसे यूज कीजिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो वर्क डन हमेशा लिखिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट dr हो गया। अब देखो इस चार्ज पर यहां पर जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, रिपेल करेगा Q1 Q2 को। और dr किस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो हमने dr लिया है यहां पर, राइट। तो ये dr भी इस तरफ है, तो dr की डायरेक्शन भी हो गई, ठीक है। तो दोनों में एंगल कितना हुआ, थीटा, 0 डिग्री। तो इसे DWC आप क्या लिख देंगे, F dr cos 0 डिग्री। A डॉट बी क्या होता है, AB cos थीटा, तो ये थीटा होता है दोनों, इन दोनों के बीच में एंगल, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो DWC क्या हो गया, F dr cos 0 1 होता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया F dr, ठीक है, ये आ गया। अब अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप इसे लिख सकते हैं, यहां देखिए बेसिक दोबारा हम बता रहे हैं, du इक्वल्स टू माइनस DWC होता है, du इक्वल्स टू माइनस DWC, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डिफरेंशियल में तो मैंने इसे लिख दिया माइनस du F dr, ठीक है। तो देखिए यहां वर्क डन को मैंने किस में चेंज कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में, वही निकालना भी है मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब du कितना हुआ, ये माइनस इधर ले जाते हैं, F की वैल्यू दे देते हैं, F कितना है 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू dr, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। बस मुझे इसे अब क्या करना है, डिफरेंशियल है दोनों जगह, तो इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करके इस डिफरेंशियल को हटाना है, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, यहां मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है इंटीग्रेशन भी इसका। तो हम लोग चलो यही कर देते हैं, du का इंटीग्रेशन इसे ur1 से ur2, यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन r1 था इनिशियल पोजीशन में, ठीक है, इसे हमने ur1 किया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। उसके बाद कहां तक ले जा रहे हैं आप चार्ज को, ये तो फिक्स किया हुआ है r2 तक, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ur2, ठीक है। तो ur1 से ur2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और ये -1/4πε0 Q1 Q2 r² dr, इसको इंटीग्रेट कहां तक किया जाएगा, कहां से शुरू किया r आपने, r1 से, ठीक है, 0 मत लीजिएगा,
सेपरेशन R1 था स्टार्टिंग में, और R1 से कहां तक जाएगा, R2 तक। ठीक है, तो R1 से R2 तक जाइए। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन देखें, सिंपल, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप R1 से R2 तक करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हो गया R की पावर -2dr। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे कमांड रखिए आप, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है कमांड करने के लिए। ठीक है, वरना आप कैलकुलेशन में अटकते रहेंगे। तो लेकिन मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूं, तो ये हो गया R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, ये R1 से R2, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये R की पावर -1 आया, जो होगा 1/r हो जाएगा, और ये -1 आएगा तो -1 से माइनस आ गया, तो ये 1/r1 1/r2। इसमें जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए यहां पर। ठीक है, इतने पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, पहले अलग से आपको दिखा रहा हूं कि क्या किया है मैंने, ताकि फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे वहां पर। तो ये जब माइनस बाहर आएगा, पहले अपर लिमिट रखोगे 1/r2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखोगे 1/r1, और इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा ठीक है, अब यहां पर भी एक और माइनस है, यहां एक और माइनस है। ठीक है, अब इसका तो देखो du का तो सीधा इंटीग्रेशन आएगा u, राइट, तो इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ur2, u आएगा, u में पहले अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये ur2 माइनस ur1, और ये आ गया 1/4πε0 q1 q2। अब देखिए यहां पर, यहां 1/r1 माइनस 1/r2 इसको इंटीग्रेट करके आया, लेकिन यहां ये माइनस और है, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/r2, और ये माइनस 1/r1, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, तो इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर आप इस चार्ज को R1 से R2 तक ले जाते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ur2 माइनस ur1 1/4πε0 q1 q2 इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे और करते हैं। तो अब देखिए यहीं पर इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा वो करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए यहां पर अब हमने एक्सप्रेशन निकाला ur2 माइनस ur1 इक्वल्स टू q1 q2 अपॉन 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी जो है हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई। ये हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, जब इनिशियल पोजीशन R1 है और फाइनल पोजीशन R2 है। अब आप बाकी सारे केसेस इसी से निकाल सकते हैं, आपको अलग से ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि R1 इन्फिनिटी पर है। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन बहुत ज्यादा। तो अब इन चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा उस टाइम पर, ना के बराबर। ठीक है, तो उस जगह, ठीक है, यानी कि ur1 अब आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिटवीन दीज टू चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड, ठीक है, इनफाइनाइट, दे हैव इनफाइनाइट सेपरेशन, तो उस टाइम पर ये ur1 को आप u इन्फिनिटी लिख देंगे। तो u इन्फिनिटी आप क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होगा, देखिए वो जब इनके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट होगा, राइट, तो उस टाइम पर वो आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। ठीक है, उस नेग्लिजिबल लोगे, तो जब आपका फोर्स ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी। तो अगर दो चार्ज इनफाइनाइटली सेपरेटेड है तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या ली जाएगी, 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए ur1,
ठीक है, हमने इन्फिनिटी लिखा है, 0 हो गया। अब हम, ठीक है, अब देखिए हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, अब बस इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस डायग्राम को भी साफ कर देता हूं और मैं आपसे देखिए क्या कह रहा हूं। अब मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये मान लीजिए ए पर Q1 चार्ज है और मैं इस पॉइंट बी पर जो R डिस्टेंस पर है इन्फिनिटी से एक चार्ज Q2 को लेके आ रहा हूं। कहां से? इन्फिनिटी से। तो इनिशियल सेपरेशन मैंने इन्फिनिटी ले लिया, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन है, ठीक है। तो ये Q2 को लेके आ रहा हूं और कितने पे? जब ये इन दोनों के सेपरेशन क्या है? R। तो मैंने R2 को यहां पे ले लिया R, ठीक है। तो UR2 हो गया UR, क्लियर। तो जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल वो UR2 होगी, ठीक है। तो R2 को मैंने R ले लिया क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन मैंने R लिया है यहां पर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर वैल्यू रखे तो क्या होगा? UR2 की जगह माइनस U इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इससे लिख रहे हैं देखो। और ये यहां पर 1/R2 की जगह R माइनस 1/इन्फिनिटी, R1 की जगह हमने डाल दिया इन्फिनिटी। तो अब देखिए क्या आ गया एक्सप्रेशन मेरा, मैं यहां लिख दे रहा हूं U इन्फिनिटी तो 0, ये 0, और ये 1/इन्फिनिटी भी क्या? 0। तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका दो चार्जेस जब R सेपरेशन पे रखे होते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। बिल्कुल सिंपल है एकदम, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या लिया मैंने, यानी कि इनिशियली कहां रखा उसको? इन्फिनिटी पे। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज निकलती है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, हमेशा चेंज निकलते हैं वो, ठीक है। लेकिन जब वो चेंज नहीं लिखे होते तो इसका मतलब आपने रेफरेंस पॉइंट कहां लिया है? इन्फिनिटी पे लिया है, ठीक है। तो इनिशियली दूसरे चार्ज को आपने कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपने। तो अगर आपको दो चार्जेस का सिस्टम दिया है, Q1 Q2 दो चार्ज दिए, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। डेरिवेशन देखो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ लॉजिक से आप अगर कनेक्ट करेंगे, एक बार आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पता है एक बार, उसके बाद आपको इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले हमने एक जनरल सिचुएशन में निकाला, R1 से R2 तक एक चार्ज को लेके गए, एक को फिक्स रखा, तो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। उसके बाद हमने इसमें R1 को इन्फिनिटी कर दिया और R2 को R कर दिया, राइट। तो कितने इजीली निकल आया। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो हमें सिस्टम ऑफ चार्ज यानी कि दो चार्ज कम से कम चाहिए, ठीक है। पेयर चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए पेयर। सिंपल सी भाषा में बोले कि जब तक दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे तो एनर्जी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सिंगल चार्ज से थोड़ी एनर्जी कुछ लूंगा मैं, तो दो चार्जेस होने चाहिए, यानी कि हमेशा पेयर जरूर चाहिए आपको, ठीक है। तो आप इसको जब भी आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल के लेक्चर्स जैसे कि अब हम सेपरेट लेक्चर्स देंगे न्यूमेरिकल के, तो इसको अभी से मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इलेक्ट्रोस आपको स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो आप हमेशा क्या लेंगे? पेयर में लेंगे चार्जेस। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास तीन चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आप अच्छे से जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो अगर यहां चार्ज प्लस है तो आप उसका साइन प्लस लेंगे, माइनस है तो उसका साइन माइनस लेंगे, ठीक है। स्केलर में हमेशा ध्यान रखिए, वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि डायरेक्शन को पलट दो, लेकिन जब स्केलर आपको कैलकुलेशन करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की तो प्लस और माइनस साइन को छोड़ा नहीं जाता, उनको लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये दो चार्जेस हैं तो यहां पर एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तो यहां पर तीन एनर्जी होगी, एक इस पेयर की U1, एक इस पेयर की U2, एक इस पेयर की U3। तो जितने नंबर ऑफ पेयर उतनी पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है। तो मैं इसका आसान सा तरीका बताता हूं आपको निकालने का। जैसे 3 चार्ज थे तो कितने पेयर बने, 3 चार्ज पे कितने पेयर बने, 3 चार्जेस पे बने 3 पेयर। अगर 4 चार्जेस हो, ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, राइट। तो 4 चार्जेस हैं तो कितने बन रहे पेयर, 6 पेयर बन रहे, यानी कि 2-2 चार्जेस के पेयर लेने आपने। और नेट सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए इन सबको जोड़ देना एनर्जी को, U1 प्लस U2 प्लस U3। और जब आप इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, अगर Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। साइन नहीं छोड़ेंगे आप चार्ज का। अब मैं आपको तरीका आसान बताता हूं। फॉर n चार्जेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, देखिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, n इंटू n माइनस 1/2 इतने पेयर्स बनेंगे। अगर n चार्जेस है तो n इंटू n माइनस 1/2 पेयर बनेंगे। मैथ्स वाले ध्यान रख सकते हैं NC2 पेयर्स बनते हैं, ठीक है। पर आप इतना ध्यान रखिए n इंटू n माइनस 1/2 पेयर्स बनते हैं अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। तो जैसे देखो ट्रायंगल में 3 चार्जेस थे तो रखो यहां पर 3 माइनस 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 पेयर आए। यहाँ पे 4 थे तो देखो 4 माइनस 1/2, तो ये 2 3 जा, ये 4 माइनस 1 3, 2 3 जा 6 पेयर्स, ठीक है। 5 चार्ज होंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 1 4 को कटा 2 तो 10 पेयर्स, 5 चार्जेस होंगे 10 पेयर। तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लेक्चर्स बिल्कुल सेपरेट होंगे, राइट। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। और पोटेंशियल एनर्जी समझ गए तो समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, ठीक है। हमने एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें लगभग आ गया, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि फिर दोबारा इस A पॉइंट पर हम Q1 चार्ज रख देते हैं, ठीक है, और एक R डिस्टेंस पे पॉइंट है P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने अलग अलग डेरिवेटिव बनाए हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके बाद हम, ठीक है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बनाने का कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ चीज़ें समझने के लिए कोई टर्म्स बार बार यूज हो रही हैं, ठीक है। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं जिससे हमें उसे समझना आसान हो जाता है, यानी कि केवल उस क्वांटिटी का डेटा देख के फिजिकल क्वांटिटी का हम बता सकते हैं यहाँ क्या हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आपने स्पीड और वेलोसिटी क्यों बनाई, ठीक है, आपको पता है कि मतलब कितने एक यूनिट टाइम में कितना कवर कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसको स्पीड बोलना शुरू कर दिया, राइट। तो ऐसे ही आपका हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, आपको फिर मालूम पड़ता रहेगा कि हम ये हमारे कितना ज़्यादा काम को आसान कर देता है, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली डिफाइन करना तो बड़े आसानी से डिफाइन करते हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान से सुनिएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने पर, ठीक है,
जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है किसको करना पड़ा? एक्सटर्नल को। किसको करना पड़ा? एक्सटर्नल को। जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप क्यू चार्ज को, सिंपल भाषा में ये क्यू चार्ज है, इसको, ठीक है, क्यू नॉट ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट चार्जेस लिए जा रहे हैं, सब पॉइंट चार्जेस लिए मैंने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आ रहा हूं और मुझे वर्क डन करना पड़ा W एक्सटर्नल, क्योंकि मुझे वर्क डन करना पड़ा तो मुझे यहां से यहां तक लाने में W एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। मैंने W एक्सटर्नल बोल दिया इसको, ठीक है। कितने चार्ज को लाने में? क्यू नॉट चार्ज को लाने में। अब इसके एक यूनिट पार्ट को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो, क्यू नॉट को लाने में वर्क डन करना पड़ा W एक्सटर्नल, तो 1 यूनिट में कितना करना पड़ा? 1 यूनिट चार्ज में मुझे लाने में W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज में निकलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज में निकलती है। जब खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं, चेंज नहीं बोलते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये एक यूनिट का निकाल लिया, क्यू नॉट को लाने में W एक्सटर्नल के बराबर मुझे वर्क डन करना पड़ा, तो 1 यूनिट को लाने में कितना करना पड़ेगा? इससे डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहां पे क्या हुआ, डेल V चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ? W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज का मतलब ये फाइनल होगा यहां और यहां इनिशियल था, तो हम उसे चेंज लिख रहे हैं अभी सीधा। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नथिंग बट वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो मैंने टोटल वर्क डन किया क्यू नॉट को लाने में W एक्सटर्नल, तो एक यूनिट में कितना हुआ? W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। और W एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैंने क्या बताया था इससे पहले, शुरुआत में ही बिल्कुल लेक्चर के, कि W एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है? W एक्सटर्नल इक्वल होता है किसके? डेल U के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये बताया था हमने। तो अभी ये रिलेशन आप ऐसे ध्यान रखिए, -WC इक्वल्स टू W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल U, आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा आपको, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर मैं इसे लिख देता हूं डेल U बाई क्यू नॉट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू नॉट। और क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको आप ला रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे क्यों आया? क्योंकि मुझे 1 यूनिट पे निकालना था, 1 यूनिट चार्ज पे। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यही कहती है ना, इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनेशन कहती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमने अगर क्यू नॉट पे W एक्सटर्नल किया तो इसके 1 यूनिट पे कितना हुआ, इससे डिवाइड कर दो। ये वही हो गया कि 6 पेंसिलें कितने की है? 10 रुपए की, तो एक पेंसिल कितना हो गया? 10/6, ठीक है, करेक्ट। तो आप सिंपल इसको ऐसे ध्यान रखें, दैट्स योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे ज्यादा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर, ठीक है। और जूल पर कुलाम, इसका जूल पर कुलाम इसका यूनिट हो गया, ठीक है। आगे हम इसे जो है आपका वोल्ट भी यूज करते हैं हम, ठीक है, इसके लिए वोल्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने ये, आपको बस एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो आप सिंपल, अगर आप डेल U निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हो, तो क्यू नॉट इंटू क्या कर देते हैं? डेल V, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर क्यू नॉट चार्ज डेल V पोटेंशियल उसमें, ठीक है, घूम रहा है, तो कितनी एनर्जी होगी उसकी? क्यू नॉट इंटू डेल V। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का भी तरीका है, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जैसे यहां इसी केस को ले रहे हैं, देखो सिंपल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा देखिए,
डेल वी, ठीक है, ये पॉइंट हमने P मान लिया, तो हम इसे डेल वी को ऐसे लिख देते हैं Vp माइनस वी इंफिनिटी। नीचे P का मतलब है पोटेंशियल एट P और ये V इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी, राइट। तो Vp माइनस वी इंफिनिटी, अब आपको पता है V इंफिनिटी क्या होगा, फिर जीरो होगा, क्योंकि इतना जब सेपरेशन होगा तो उन चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होगा ही नहीं उस तरह का, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा। जैसे U इंफिनिटी हमने जीरो लिया था, तो अब आप देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, हम लोग यहां से देखते हैं ये, तो हम लिखते हैं Vp माइनस वी इंफिनिटी यूपी माइनस यू इंफिनिटी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये देखिए डेल वी इक्वल्स टू डेल यू, तो डेल यू भी ये लिया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, ठीक है। अब आपको पता है वी इंफिनिटी भी जीरो हो जाएगा और यू इंफिनिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसे, देखिए वीपी, ठीक है, ये जीरो वी इंफिनिटी, ये यूपी, यूपी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया है, इंफिनिटी पर, ये मैं पहले भी बताया था, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे यू ऐसे पी लिख दें या ये नीचे, ये सिर्फ मेंशन करने के लिए कि हम किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे इसे लेके भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर जब ये चार्ज क्यू नॉट यहां आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। अभी सीखा हमने पीछे, जब ये यहां पर आ जाएगा क्यू नॉट तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कट गया क्यू नॉट, तो ये आ गया वीपी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, और ये पॉइंट कितने सेपरेशन पे है, इस चार्ज से R डिस्टेंस पर, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहां पर अगर आपको जो हमने शुरुआत में बेसिक बताई ये वाला, अगर आपको ये मालूम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों आपके लिए बेहद आसान है, आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट को जितनी आसानी से हम समझ सके, जितना आसानी से अपनी लैंग्वेज में आसान से, ज़्यादा कोई छेड़छाड़ वैसी नहीं करनी है, लेकिन लैंग्वेज जो रखे समझने के लिए अपनी बेहद आसान रखे, तो न्यूमेरिकल्स में उतना हम लोग मजबूत होंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब आसान भाषा में, तो आप तभी याद रखेंगे जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो, ठीक है। तो कनेक्टिविटी रखिए कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे। और हम ये भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर तरीके से दिखाने का तरीका ही है, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्केलर तरीके से बात करना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पे की जा सकती है। तो इससे यहाँ से एक बात समझ आ गई कि इस क्वांटिटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर तरीके से दिखाने के लिए लाए हैं, ठीक है, कि जो बात इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसी बात का पता हम एक स्केलर तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। वही आउटकम हम स्केलर तरीके से निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तो निश्चित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी रिलेशन होगा, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो आउटकम हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से बताते हैं वही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरीके से बता सकते हैं। इसकी वेक्टर से बताते हैं, इसकी स्केलर तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें उन्हीं को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा, ठीक है, बेहद आसान थे दोनों, ठीक है। और ये थ्योरी का लेक्चर हो गया। देखिए अब थ्योरी और न्यूमेरिकल के लेक्चर्स दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली, जितना टाइम आपके पास है, वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो, ठीक है। आप पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखिए, बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर, इनको
कैसे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए।